तो मुझे ध्यान आया कि ये जो मजाक कई सालों से उड़ रहा था कि देखो भारतीय जो राष्ट्रगान है, गीत है, उसको नासा ने सबसे बढ़िया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बनाया है। संस्कृत को यूज कर रही है नासा प्रोग्रामिंग में। तो एक काइंड ऑफ एक सार्केज्म या मजाक ही लगता था, राइट? बट पहली बार मैंने सुना या देखा कि कोई है जो आईआईटी बॉम्बे से हैं, एंड सीरियसली 7 साल आपने सर स्टडी की, राइट, संस्कृत और नव्य न्याय की, जस्ट टू फाइंड दी। यस। तो आज का विषय तर्कशास्त्र, नव्य न्याय, दर्शन शास्त्र और संस्कृत से जो सेवा मिली या जो आपको मदद मिली, उसी के ऊपर हमारा चर्चा रहेगी। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। अ, धन्यवाद। और बिल्कुल बिल्कुल, और हम जो हमारे दर्शक हैं वो भी आज अनुग्रहित होंगे। आज की जो चर्चा है, इट्स नॉट वेरी मच ट्रेडिशनल, इट्स अ संगम ऑफ ट्रेडिशनल, जो पुरानी नॉलेज है, परंपरागत नॉलेज है, और जो फ्यूचरिस्टिक, जो फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, उसके एक संगम की तरह ये टॉक होगी। तो पहला तो मेरा प्रश्न यही होगा सर कि आपने नव्य न्याय को सेलेक्ट ही क्यों किया एज अ आपका एरिया या डोमेन की तरह, कि मुझे यही पढ़ना चाहिए, इसी से शायद मुझे समाधान मिले जो मैं करने जा रहा तो मेरा जो फॉर्मल एकेडमिक बैकग्राउंड है वो तो आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियर हूँ। मैंने बहुत साल कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड एरियाज में प्रोफेशनल काम किया है। मैं फर्स्ट इंडिया नाम की कंपनी का सीटीओ था। मैंने प्रोडक्ट्स हेड किया है कुछ स्टार्टअप्स के लिए। मैंने पहला स्टार्टअप 2004 में किया था, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में, बिफोर स्मार्टफोन्स। तो मेरा एकेडमिकली इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पर मेरे घर से, परंपरा से मेरा ताल्लुक है संस्कृत से। मेरे पिताजी संस्कृत व्याकरण के प्रोफेसर थे दिल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में, और वो बनारस में पढ़े हैं। उन्होंने भी फॉर्मल कॉलेज से डिग्री वगैरह हासिल की, लेकिन वो एक्चुअली उन्होंने संस्कृत व्याकरण गुरु शिष्य परंपरा में काशी में पढ़ा बचपन से, मतलब टीनेज से। और उनके गुरु, मतलब वो अपने गुरुओं की परंपरा नागेश भट्ट, भट्टोजी दीक्षित तक गिन सकते थे, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी, जो संस्कृत व्याकरण की पहली किताब पढ़ाते हैं बच्चों को, लघु सिद्धांत कौमुदी। उसका जो बृहत रूप है, वो जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखा करीब 300 साढ़े 300 साल पहले, वो डायरेक्ट गुरु परंपरा गिन सकते थे वहां से, काशी में। तो वो उस परंपरा में पढ़े थे, तो उनको बचपन से दुनिया को देखने का जो व्यू था वो मॉडर्न था ही नहीं। वो कभी मॉडर्न स्कूल नहीं गए, वो इंग्लिश स्कूल गए नहीं कभी। लेकिन आप संस्कृत कॉलेज में डिग्री ले सकते थे प्राइवेट एंटर एग्जाम देके, तो उसके थ्रू वो गए थे। तो मुझे हमेशा बचपन से दो वर्ल्ड व्यू पता थे। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ जिसमें मुझे पढ़ाया जा रहा है कि वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हूँ, राइट। और उनके लॉज हैं और केमिकल एलिमेंट्स हैं, जिनमें केमिक न्यूक्लियस चेंज होने का न्यूक्लियर रिएक्शंस अलग हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल के ऊपर बायोलॉजी है। ये जो पूरा वर्ल्ड व्यू है, और इसके पीछे फिजिक्स केमिस्ट्री लेवल पे एटलीस्ट इसके बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स है, जिसपे एक नंबर लाइन है और नंबर थियरी है। ये सब जो वर्ल्ड व्यू है, ये एक दुनिया को देखने का दृष्टिकोण है। इससे कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया को देखने का दृष्टिकोण मेरे पिताजी का था, और मेरी उनसे चर्चा होती रहती थी हमेशा ही बचपन से। तो मुझे हमेशा हर चीज को देखने के दो व्यू मिलते रहते थे। और जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में, मेरा यूजुअली जो रोल होता था कहीं भी, वो किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने का होता था। तो पैराडाइम्स पे तुम्हें, मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा कंप्यूटर साइंस के ऑडियंस को ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो मैं थोड़ा और सिंपलर करके बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके सामने एक समस्या है, आपको एक हॉस्पिटल के लिए सिस्टम लिखना है। तो कंप्यूटर के अंदर पेशेंट कौन है, बीमारी क्या है, दवाई क्या है, ये मॉडल करना पड़ता है। तो मॉडलिंग के कई तरीके हैं जो आपके पास मॉडर्न दुनिया से आते हैं, और जो कंप्यूटर साइंस में सिखाए जाते हैं, जिन्हें पैराडाइम कहा जाता है कंप्यूटर साइंस के टीचिंग में। इन पैराडाइम्स का आधार पाश्चात्य दर्शन है, वेस्टर्न फिलोसफी है, और उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हम जा सकते हैं उसमें जाना चाहो तो, जिसमें कुछ उसके साथ एक किस्म का वर्ल्ड व्यू आप में आ ही जाता है बेसिकली। यस। और वो, उसमें मैं स्टक फील करता था, स्पेशली इंडियन एनवायरनमेंट में और इन जनरली भी, कि दुनिया बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और वेस्टर्न पैराडाइम्स बहुत रिजिड है। तो मुझे, मतलब बहुत ही शुरुआत में 2004 में मैंने पहला स्टार्टअप किया, 2003 का मैं पास आउट हूँ, 2007-8 में लगना शुरू हो गया था कि जो कुछ मुझे अपने पिताजी से जो वर्ल्ड व्यू दिखाई देता था, जो व्याकरण और भारतीय दर्शनों पे आधारित था, षड दर्शनों पे, उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल पैराडाइम लेवल पे हो सकता है। और मैं बैकग्राउंड में कुछ कुछ काम करता रहता था।
पढ़ाई, और मैंने 2008 में यूएस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी किया पीएचडी करने के लिए कंप्यूटर साइंस में इन विषयों को, और मुझे मोस्टली सब जगह से रिजेक्ट आया। एक आध जगह से ये ऐसा रिप्लाई आया कि आप आके पीएचडी कर लो किसी और टॉपिक पे, ये सब आप पोस्ट डॉक में कर सकते हो। तो मुझे लगा कि यार 7 साल लगाओ किसी और टॉपिक पे पीएचडी, पहले 5-2 साल मास्टर्स करो, 5 साल पीएचडी करो, उसके बाद कुछ करने को मिलेगा। तो मैं वो गया नहीं। और मैं स्टार्टअप वगैरह कर रहा था, मेरा लाइफ ठीक ही चल रहा था। 2014 में जब से स्टार्टअप मार्केट बूम आया, तो उसके बाद मैं एक जगह थोड़ी सी कंसल्टिंग कर रहा था, उनके यहाँ मैं थोड़ा प्रोडक्ट सेट भी किया कुछ महीने। तो वहाँ उस पवई में था वो, तो उस एनवायरनमेंट में समझ में आया कि पैसा अवेलेबल है। मैंने 10 साल स्टार्टअप करने की कोशिश की थी, तब 2004 से 2014 तब तो कुछ होता ही नहीं था, फंडिंग ही नहीं मिलती थी। तो मुझे लगा कि वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। तो पूना में एक ऑलरेडी स्टार्टअप चल रहा था, जो लोग ये करने में इंटरेस्टेड थे, मैंने इनको ज्वाइन किया, उसको थोड़ा सा पिवट मारा इनटू अ रिसर्च सॉर्ट ऑफ अ कंपनी। रिसर्च के लिए फंड रेजिंग की, प्राइवेट रिसर्च है। और अब 7 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, 7 से 8 की करीब 8 हो गए हैं। और जिसमें हमने एक कंप्यूटर लैंग्वेज को फॉर्म दिया है, जिसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, रिसर्च हैं, और क्योंकि प्राइवेट रिसर्च है तो ये प्राइवेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं हम, जिसके आधार पे कंप्यूटर लैंग्वेज होगी जो कई करंट एआई रिसर्च टॉपिक्स में हेल्प करेगी फंडामेंटल लेवल पे, क्योंकि एक नया पैराडाइम लेकर आ रहे हैं और एक नया सिस्टम ऑफ लॉजिक लेकर आ रहे हैं। ये रफ मैंने जर्नी बता दी आपको कि कैसे मैं इंटरेस्टेड हुआ इसमें। अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आया इसमें, जो अपने कांस्टेंट का थोड़ा लिमिटेड आपको लगा, जो वर्ल्ड व्यू है, तो क्या ये एरिस्टोटेलियन जो वर्ल्ड व्यू है उसकी बात आप कर रहे हैं? और फ्लेक्सिबिलिटी अगर बात कर रहे हैं दर्शन शास्त्र की, तो कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है? तुम कह सकते हो कि अरिस्टोटल के बाद उसमें एक्स्ट्रा रिजिडिटी आई, बट उसके कुछ रिजिडिटी उसके पहले से है, प्लेटो से है, जिसको हम प्लेटोनिक आइडियलिज्म कहते हैं। वो मैं अपने मतलब, और अगर सिंपल तरह से कहना चाहूँ तो वो हम जैसे ही हम स्कूलों में पढ़ते हैं मैथ्स जिस तरह से, तो हमें लगता है कि एक मेंटल आइडिया ऑफ अ सर्कल है जो परफेक्ट सर्कल है, और रियल वर्ल्ड में कोई चीज परफेक्ट सर्कल नहीं है। तो जो मेंटल कंस्ट्रक्ट इज कंसिडर्ड मोर परफेक्ट देन द व्हाट इज देयर इन द रियल वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड प्लेटोनिक आइडियलिज्म। द आइडियल्स आर देयर इन द रैशनल डोमेन, नॉट इन द एम्पिरिकल डोमेन। सो वेस्टर्न फिलोसफी में रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म ये एक लड़ाई है बेसिकली, जिसमें, और ये प्लेटो के टाइम से ही है, और प्लेटो आइडियलिस्टिक रैशनलिस्ट था बेसिकली एक तरह से जो था, लेकिन प्लेटो के टाइम ये लड़ाई एक्सप्लिसिट नहीं थी, सो ही नेवर हैज टू डिनाई एनी एम्पिरिसिस्ट। प्लेटो के टाइम की लड़ाई थी सोफिस्ट्स वर्सेस, वो अलग है, उसमें बाद में जाते हैं कभी, वो सोक्रेट्स के पहले की लड़ाई है। सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल ये शिष्य हैं एक दूसरे के इस ऑर्डर में। तो प्लेटोनिक आइडियलिज्म में ही कुछ चैलेंज है, और प्लेटो का शिष्य अरिस्टोटल उसे एक्सट्रीम लेंथ तक ले जाता है। और अरिस्टोटल, मतलब लोग बहुत बड़ाई करते हैं कि अरिस्टोटल बहुत महान थिंकर था, मुझे बहुत ही कुंठित पर्सनालिटी लगता है अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल की जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें प्रॉब्लम है। प्लेटो में उतनी तकलीफ नहीं है, प्लेटो में बहुत सामाजिक जो उसका पर्सपेक्टिव है वो मैं इनफैक्ट उसमें काफी चीजें अप्रिशिएबल है। पर ये अपने दिमाग के कंस्ट्रक्ट को बाहर दुनिया की रियलिटी से ज्यादा आइडियल मानना, ये बहुत सारे फसाद की जड़ है। नॉट सिर्फ साइंसेज में, सोशल साइंसेज में भी, वहां भी उनको लगता है कि समाज में हम एक इज्म बनाएंगे, कोई तो इज्म, और वो लगाएंगे जिससे कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, कम्युनिज्म या कुछ वो इज्म। हमारे यहाँ इज्म है ही नहीं। हमारे यहाँ जो आइडिया है बेसिकली वो धर्म का आइडिया है, क्योंकि धर्म रियल वर्ल्ड में जो चीज है उसमें जो नेस है, धर्म मतलब कोई नेस होता है, वर्च्यू ऑफ बीइंग समथिंग। ट्री हैज ट्री नेस, तो ट्री, या हम कहेंगे कि वृक्षत्व ये वृक्ष का धर्म है, राइट। तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि दुनिया की रियलिटी क्या है, उसमें धर्म कौन से हैं। हम अपने माइंड का एक आइडियल कॉन्स्ट्रक्ट थोपने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम हमें 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 ह्यूमिलिटी है हमारे दर्शनों में कि रियलिटी इज बिगर देन व्हाट माय माइंड कैन थिंक। ये यहां से एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू होता है। अरिस्टोटल उसे एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। और अगर तुमको सच में थोड़ा सा, अगर मैं 5 मिनट और लेना चाहूँ इस टॉपिक पे, तो मैं बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा क्या 10 मिनट लगेगा, थोड़ा टाइम। तो आ, तो इसका एक और चीज से ताल्लुक है। उनके यहाँ वो बोलते हैं कि जो इन्फरेंस है, जैसे हम अपने इंद्रियों से कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं,
उसे भारतीय दर्शनों में हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर हम कुछ इन्फर करते हैं, अनुमान लगाते हैं किसी चीज का। वो दूसरा दूसरा प्रमाण है। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष, दूसरा दूसरा अनुमान। तो मैंने भौंकने की आवाज सुनी, लेकिन मैंने कंक्लूड किया कि कुत्ता है। कुत्ते को मेरी इंद्रियों ने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि मैंने भौंकने की आवाज हमेशा कुत्ते के साथ सुनी है, इसलिए मैंने एक चीज को सुन के दूसरी चीज कंक्लूड की, इन्फर की। नाउ इस तरह के इन्फरेंस को जो अरिस्टोटल जिसको स्टैंडर्डाइज कर किया, इस तरह के इन्फरेंस के मैकेनिज्म को उनके यहाँ उसको वो डिडक्शन की तरह स्टैंडर्डाइज किया कि इफ ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू देन द स्टेटमेंट ए एंड बी इज ट्रू। इस किस्म के जो रूल हैं वो प्योरली डिडक्टिव रूल्स हैं। उसमें इस पे स्ट्रेस नहीं है कि किसी ज्ञान का वैलिडिटी है या नहीं है। उसमें इसमें जोर है कि गिवन टू थिंग्स, वो वैलिड हो या अनवैलिड हो, अगर वो दोनों हमें सच मानूं तो उसके आधार पे मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूं, इस पे ज्यादा फोकस है। क्योंकि वो मेंटल आइडिया को सच मान लेते हैं, वो रियल वर्ल्ड से मैचिंग से डिस्टेंस है उनके, तो इसीलिए उनके यहाँ जो पूरा सिलोजिस्टिक लॉजिक एरिस्टोटल के बाद डेवलप हुआ वो डिडक्टिव है। हमारा लॉजिक डिडक्टिव नहीं था, प्योरली डिडक्टिव नहीं था। उसमें डिडक्शन का एक एलिमेंट है, बट उसमें इंडक्शन है। इंडक्शन जैसा हम मैथमेटिकल इंडक्शन में जानते हैं कि इफ समथिंग इज ट्रू फॉर 0 and 1 and I can prove that something is, if is true for n is true for n plus 1, then it is true for all natural numbers, right? ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है आइडिया, ये बेसिकली इंडक्शन का आइडिया क्या है कि रियल वर्ल्ड में एक रिपीटेशन को देख के मैं एक ज्ञान अर्जित करूं। हाँ, ये डिडक्शन नहीं है। और दुनिया के सारे बड़े ट्रुथ इंडक्टिव है। द सन विल राइज टुमारो, राइट? इसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर ये झूठ है तो कुछ भी सच नहीं है, ठीक है? मतलब खत्म है सृष्टि, राइट? तो द सन विल राइज टुमारो इज इंडक्टिव। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कल सुबह सन राइज करेगा डिडक्शन से, क्योंकि रोज राइज करता है, इसलिए आज करेगा, कल भी करेगा। ये इंडक्शन है। तो हमारे सिलोजिज्म में इंडक्शन नेसेसरी था। तो न्याय का जो पंचावय वाक्य कहते हैं, 5 वाक्य का सिलोजिज्म है, उसमें इंडक्शन इनबिल्ट है डिडक्शन के अलावा। कोई तो ये मेजर बेसिकली डिफरेंस है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है। और वहां पे बहुत फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। और वहां पे मेंटल कंस्ट्रक्ट को आइडियल मानना है, और मेंटल कंस्ट्रक्ट में हमने एज्यूमिंग 2 स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू आई कैन डिड्यूस 5 मोर स्टेटमेंट्स। बट वो इस पे जोर नहीं है कि प्रमाण जिसे हम कहते हैं कि क्या वो रियल वर्ल्ड में ट्रुथ है, ये जानने के आधार पे कम चर्चा है वेस्ट में। मेंटल कंस्ट्रक्ट पे ही बहुत चर्चा है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसकी वजह से लेजिडिटी है उधर। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं भारतीय तर्क में, और वहां पर 3 स्टेप्स है, राइट? ओनली एजम्पशन है, जो मेरा एजम्पशन है, फिर आप लॉजिक लगा रहे हो, देन कंक्लूड कर रहे हो। दिस 3 स्टेप प्रोसेस, राइट? डिडक्शन जो है, सिलोजिज्म में और स्टेप हो सकते हैं, वेस्टर्न सिलोजिज्म में, पर कोई इंडक्टिव स्टेप नहीं होता। चेन्स ऑफ डिडक्शन हो सकते हैं। चेन्स ऑफ डिडक्शन हो सकते हैं, तो उनका स्टेप पे जोर नहीं है। हमारे क्या है, और ये भी मैं नव्य न्याय की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ लॉजिक पे भी चर्चा है। मीमांसा का भी एक सिस्टम ऑफ लॉजिक है जिसमें भेद है न्याय से। बट यूजुअली 11वीं 12वीं शताब्दी तक आते आते हिंदुस्तान के सारे दार्शनिक नव्य न्याय का पंचावय वाक्य स्वीकार करते थे, जिसको 5 भाग का सिलोजिज्म फॉर डिडक्शन नॉलेज है। उस पे द न्यायिकास वन द आर्गुमेंट इन इंडिया। पर इंडिया में है, जैनों का भी लॉजिक है इंडिया में, एक जैन सिस्टम ऑफ लॉजिक भी है, स्यादवाद से आता है वो, और भी सिस्टम्स ऑफ लॉजिक है जिनमें, लेकिन ये सारे इंडियन लॉजिक उतने डिडक्टिव नहीं है। इन सब में एलिमेंट ऑफ इंडक्शन है, कहीं कहीं इंडक्शन है। ओके ओके। तो एक तो क्लैरिटी आपको आ गई कि वो एजम्पशंस और आइडियलिज्म बहुत ज्यादा है, तो मुझे शायद वो मॉडलिंग करने में वो कांस्टेंट आ रहा है, तो मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये नव्य न्याय को समझने की यात्रा कैसी रही आपकी? ये जो आपने काइंड ऑफ एक स्कूल ऑफ लॉजिक, भारतीय लॉजिक आपने डिसाइड किया कि मुझे ये अध्ययन करना है जी। हाँ, तो जब 2004, 5, 6, 7, 8 शुरुआत में जब मैं कंप्यूटर साइंस चीजें अप्लाई कर रहा था रियल वर्ल्ड में, और क्योंकि मैंने स्टार्टअप कर लिया था, तो मेरे पास बड़े प्रॉब्लम मॉडल करने को आ गए थे। अगर मैं एक नॉर्मल करियर पाथ में जाता तो मैं छोटे टुकड़ों पे काम कर रहा होता। मेरे पास सडनली एक लोकेशन बेस्ड सर्विसेज सिस्टम का फुल डिजाइन का बोझ आ गया था। मैं 24 साल का था, मुझे कुछ पता नहीं था भाई। तो 23-24 साल का था। और
उस टाइम मैं अपने पिताजी से पूछता रहता था कि अगर मुझे न्याय सीखना है तो क्या करूं। वो बात करते रहते थे। तो उन्होंने जो पहली किताब बताई थी वो तर्क संग्रह नाम की किताब है, जो मैंने 2006-07 में पढ़ ली थी, 7-8 में बेसिकली। और उस पे वो छोटी सी किताब है एक्चुअली, 72 सेंटेंसेस हैं, जिसपे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि उनके वही सूत्र भाष्य वार्तिक टाइप का मेथोडोलॉजी है कि 72 सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस पे एक पैराग्राफ की टीका है। तर्क संग्रह पे टीका का नाम दीपिका है या न्याय बोधिनी नाम की टीका है। मल्टीपल लोगों ने टीका लिखी है तर्क संग्रह में। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल संस्कृत ग्रंथ जिससे लोग शुरू करते हैं कोई भी, वो तर्क संग्रह है, इंटरनेट पे मिल जाएगा। और भारी नंबर ऑफ हिंदी अंग्रेजी अनुवाद है, मतलब और कई भाषाओं में अनुवाद है। तर्क संग्रह का लैटिन अनुवाद किया किसी ने 19th सेंचुरी में, मेरे ख्याल से बहुत भाषाओं में अनुवाद है। तर्क संग्रह पढ़ी जा सकती है। अंग्रेजी में इंडियन अनुवाद है, इंडियन थियरीज ऑफ मीनिंग नाम का, कुप्पुस्वामी शास्त्री नाम के एक ऑथर का, अर्ली 20th सेंचुरी में। और भी लोगों के हैं बहुत सारे। वीएन झा पुणे में रहते हैं, विद्वान है बड़े न्याय के, उनका एक अनुवाद है तर्क संग्रह का। बहुत लोगों के अनुवाद है तर्क संग्रह पे। तो तर्क संग्रह पढ़ी मैंने पहले, और तर्क संग्रह से बेसिक वर्ल्ड व्यू समझ में आता है। तर्क संग्रह से बेसिकली ये बात समझ में आती है आपको कि वर्ल्ड इज नॉट मेड अप ऑफ एटम्स, वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। ये मेरा तरीका है बताने का। ठीक है। क्योंकि कितनी सारी नॉन रिजिड चीजें हैं दुनिया में, मैं सोच सकता हूं, राइट। तो सोचने वाला जीव, ये चीज को आत्मा कहते हैं न्याय में, द वन हु नोज, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तर्क संग्रह का वाक्य है कि ज्ञान का जो अधिकरण है, जिसमें ज्ञान रहता है, वो आत्मा है। तो जिसमें जिस भी जीव में आप, जिस भी चीज में आपको लगता है कि ज्ञान रह सकता है, उसको मानते हैं न्याय वाले कि उसमें आत्मा है, ये उसका लक्षण है। अब ये मेरे शरीर से भिन्न है। शरीर पंचतत्व से बना हुआ द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है। तो बेसिकली वो जितने शब्द हैं, शब्दावली जो है भाषा, किसी भी भाषा की, नव्य न्याय के हिसाब से किसी भी शब्द का अर्थ 7 में से एक कैटेगरी में होता है। वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और तो वो दुनिया को समझते हैं कि, और वो कहते हैं कि जिस भी चीज का आपको ज्ञान होता है वो किसी पदार्थ का ज्ञान होता है। क्योंकि उनका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैन नो, इज देयर समथिंग दैट यू नो एंड यू कांट टेल, if you can answer this question then you can tell. And that is why उनका पहला postulate है कि जो कुछ प्रमेय है वो पदार्थ है। Whatever can become the object of the mind is meaning of some word. तो meanings of words ये first level primitives हैं। Unlike Western logic जिसमें primitive predicate वो होते हैं, prepositions होते हैं, और prepositions के साथ ऑपरेटर लगा के नए प्रपोजिशन बनाते हो, और उसकी प्रपोजिशनल अलजेब्रा है, और उस पर प्रेडिकेट कैलकुलस है। यहाँ पे प्रपोजिशन बेसिक यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट पदार्थ है, शब्दों के अर्थ, और पदार्थों के बीच संसर्ग है, और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ एक रिलेशनशिप में है जिसे संसर्ग कहते हैं। ये ज्ञान का आकार है। क्योंकि हम कंटेंट ऑफ द प्रपोजिशन में घुसते हैं। हमारा सिस्टम ऑफ लॉजिक इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डिस्कोर्स। उनका सिस्टम ऑफ द लॉजिक इज डिफरेंट, इज independent of the logic, it only deals with the form of the logical discourse, not the content of it. Right. तो तुम्हारा सवाल क्या था? मैं थोड़ा डाइग्रेस हो गया शायद। नव्य न्याय का कैसे शुरू किया मैंने? नव्य, यस, आपकी यात्रा, मतलब एक तो पिक क्यों किया आपने, और ये पूरी जर्नी क्या रही, एंड यू कैन फ्लो में आप बता सकते हैं जो आप तो बताना चाह रहे थे। ये जो 7 पदार्थ हैं, ये मुझे पैराडाइम के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बेसिक यूनिट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फंक्शनल लैंग्वेज का बेसिक यूनिट मैथमेटिकल फंक्शन है। ऐसे कंप्यूटर साइंस में 4-5 किस्म के पॉपुलर पैराडाइम्स हैं। डिक्लेरेटिव पैराडाइम है, और एक क्या प्रोसीजरल पैराडाइम है, राइट, इंपेरेटिव जिसे आप कहते हो। तो ये मुझे इससे इंस्पिरेशन आया कि यार दुनिया में अगर 7 किस्म की चीजें हैं, तो 7 किस्म की चीजें होने वाली लैंग्वेज का एक पैराडाइम बनाया जा सकता है। इसलिए नव्य न्याय चूज किया मैंने। और तर्क संग्रह पहली किताब थी। उसके बाद मैं सबको बताता हूँ कि अगर शुरुआत करनी है न्याय की तो तर्क संग्रह से करो, लेकिन उसके आगे काफी चीजें और पढ़ी मैंने, करीब 10 ग्रंथ टच किए, पूरे सारे नहीं पढ़े, बट तो उस अगली किताब है मुक्तावली। और मुक्तावली बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। मुक्तावली एक 180 ऑड श्लोक है। इट्स पोएट्री अबाउट लॉजिक। ठीक है, बेसिकली हमारे यहाँ एक ग्रेट ट्रेडिशन था, हर चीज पे पोएम लिख देते थे भाई, ठीक है। तो उसका बेसिक फायदा ये है कि वो याद रहता है। तो ह्यूमंस को कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है, तो एक श्लोक है, याद कर लो कि क्या
पदज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधम फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी। अब याद हो गया मेरे को, क्योंकि श्लोक है तो याद हो जाता है, ठीक है। तो किस कोई कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि पद ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, ये प्री रिक्विजिट है, करणम है। द्वारम तत्र पदार्थति ही, जो उसका प्रोसेस है वो पदार्थ का ज्ञान है। हर एक वाक्य आया मेरे पास, उसके अंदर पद है, हर पद का पदार्थ है, तो पदार्थ का ज्ञान उसका इंटरनल स्टेप्स है। शाब्द बोधम फलम तत्र, शाब्द बोध का अर्थ है कि पदार्थ और उनके बीच के संसर्ग। एक वाक्य मेरे पास आया, रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है, तो राम, गांव और जाना, इन तीन चीज, ये तीन पद है, इन तीन के तीन पदार्थ हैं, इन तीनों पदार्थों के बीच कुछ रिलेशनशिप्स हैं। वो रिलेशनशिप्स का रिकॉग्निशन शाब्दबोध है, जो फल है कॉम्प्रिहेंशन का। और शक्ति दी सहकारिणी, हर शब्द में शक्ति होती है उसके मीनिंग अराइज करने, वो सहकारी है इस प्रोसेस में। ऐसा श्लोक है, राइट। अब ऐसे 180 ऑड श्लोक हैं जिसमें हाउ ह्यूमंस नो एंड हाउ दे अप्लाई लॉजिक, ये पोएट्री में लिख दिया है, ठीक है। ये मुक्तावली है बेसिकली। तो सेकंड बुक मैंने मुक्तावली पढ़ी, तो ये सब। और तब तक पिताजी मेरे जीवित थे, पिताजी मेरे 2020 तक थे, तो तब तक मैं उनको पूछता रहता था। उनके एंड में थोड़ी मेमोरी जाने लगी थी, लेकिन फिर भी वो मदद करते थे, वो अगली चीज बता देते थे, ये कहाँ लिखा होगा तो वो बता देते थे। ऐसा करते करते हम एक व्युत्पत्तिवाद नाम की किताब तक पहुंचे, जो ये अभी मैंने तुम्हें पदार्थधीः वाला प्रोसेस बताया कॉम्प्रिहेंशन का, इस प्रोसेस को फुल्ली डिटेल आउट करता है वो। संस्कृत भाषा का किसी भी वाक्य को आप पदार्थों के टर्म्स में कैसे समझ सकते हो, इसका कंपेंडियम है व्युत्पत्तिवाद। एवरी पॉसिबल संस्कृत सेंटेंस, व्युत्पत्तिवाद नाम का ग्रंथ है। गदाधर भट्टाचार्य नाम के विद्वान हुए 18th सेंचुरी, बंगाल में, नवद्वीप में थे वो, जिन्होंने ये किताब लिखी। वो फुल रूल सेट ऑफ हाउ टू कन्वर्ट अ संस्कृत सेंटेंस टू इट्स शाब्दबोध है। तो मेरे को मिल गया आंसर। अरे भाई, मतलब आई एम रेडी टू मेक अ कंप्यूटर लैंग्वेज इफ आई रीड दिस। बहुत समय लगा उसे समझने में, बट फील आया बेसिकली। और भी चीजें पढ़नी पड़ी, मतलब ये तो नव्य न्याय की ही 3 किताबें और बेसिक कॉन्सेप्ट और 3 विद्वान बताए मैंने। लेकिन व्याकरण का, मुझे व्याकरण बचपन से पता थी, क्योंकि मेरे पिताजी वैयाकरण थे। मेरे पिताजी न्यायिक नहीं थे, उनको न्याय आता था, पर वो पढ़ाते व्याकरण थे, खुद व्याकरण परंपरा 10 साल, और रोज शाम को 4 से 10 बजे तक गुरु के पास जाते थे, पढ़ते थे व्याकरण। तो उनको, तो मुझे व्याकरण का भी दर्शन पता था, जिससे बहुत फायदा हुआ। मुझे सिंटैक्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज पहले से पता था, और व्याकरण का खुद का एक दर्शन है, तो वो भी मैंने पढ़ा, जिसका भी पैराडाइम के थॉट प्रोसेस में बहुत फायदा हुआ। अभी भी किन्हीं को पारंपरिक रूप से अगर संस्कृत व्याकरण सीखना है तो उन्हें बनारस शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, राइट, गुरु शिष्य परंपरा में। नहीं, वो और बहुत बहुत आवश्यक है। विद्यालय, नहीं, विद्यालय बहुत जगह है। और शुरुआती लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, पर डीप में व्याकरण में जाने वाले गुरु कम मिलेंगे। और हैं बहुत जगह हैं, दक्षिण भारत में बहुत जगह है, तिरुपति विद्यापीठ है। और पारंपरिक, मतलब बचपन में किसी को अगर 10 साल की उम्र में जाना है तो भी गुरुकुल हैं दक्षिण भारत में, अभी भी हैं। कांची में बहुत लोग हैं जो पढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ समय पहले तक थे भाई, वाई में, अब खत्म हो गया। महाराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है संस्कृत का। पर उत्तर भारत में काशी में हैं। और देखो क्या है कि बचपन में गुरु शिष्य परंपरा में जाके पढ़ने वाले विद्यालय हैं। और ईक्षा में वो जो एक, तो हम जिस कॉन्फ्रेंस में गए थे, उस कॉन्फ्रेंस में हमने गुरुकुल वाला ग्रुप देखा, उसमें कई लोग थे, और उसके मॉडर्न वर्जन भी लोग बना रहे हैं। श्रीनिधि जी मिले हमें, जिन्होंने जो पूर्ण प्रमिति, यस, हाँ, पूर्ण प्रमिति चलाते हैं, वो वहां पे संस्कृत पढ़ाई जाती है, और उनको भी सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हैं शुरुआती। तो ऐसी जगह मिल जाएगी। पर अगर आपको कॉलेज लेवल डीप रिसर्च करनी है तो कम जगह हैं। 3 यूनिवर्सिटीज हैं जहां मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत है। एक तिरुपति में है, एक दिल्ली में है, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ जहां पिताजी पढ़ाते थे, एक तिरुपति विद्यापीठ तिरुपति में, और तीसरा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में, काशी में है। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो पहले था, जो अब CSU हो गया है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसके अंडर मुझे पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं, मेरे ख्याल से 7 थे पहले, अब 9 या 11 है, मुझे पता नहीं। जम्मू में है, गुरुवायूर में है, जयपुर में है। इनमें सिर्फ संस्कृत में बैचलर्स की डिग्री नहीं दी जाती, और स्पेशलाइजेशन है। आपको नव्य न्याय में बैचलर्स मिलेगा, नव्य न्याय में मास्टर्स मिलेगा।
तो और ये सारे कॉलेजेस और ये तीनों यूनिवर्सिटी में मिला लो तो इनका जो आउटपुट रेशियो होगा वो मतलब एक साल में 1,500-2,000 लोग निकलते होंगे कुल मिला के सारे एरियाज में। तो इनमें से मेरे पिताजी के विद्यापीठ में वेद वेदांग फैकल्टी था और साहित्य फैकल्टी था, फैकल्टीज थी जिनमें डिपार्टमेंट्स थे। तो व्याकरण एक डिपार्टमेंट था, नव्य न्याय डिपार्टमेंट था, प्राचीन न्याय डिपार्टमेंट था सेपरेट फ्रॉम नव्य न्याय, वेदांत डिपार्टमेंट था और 10-12 ऐसे दर्शन वेदांग हर एक के डिपार्टमेंट हैं, अभी भी हैं, ये चलते हैं, इनके प्रोफेसर्स हैं। इनकी तकलीफ ये है कि 70 से 80% लोग बच्चे जो यहाँ आते हैं वो स्कूल टीचर बनने वाला काम करने के लिए आते हैं बेसिकली, क्योंकि नौकरी की तलाश होती है। बहुत सीरियस लोग यहाँ आते नहीं हैं। आते हैं दक्षिण भारत में कुछ लोग हैं जो गुरुकुल परंपरा में पहले पढ़े हैं और जो यहाँ आए हैं वो आते हैं और वो इसी सिस्टम में कंज्यूम हो जाते हैं। वो यहीं पे प्रोफेसर बन जाएंगे या आजकल कुछ और भी सरकार की फंडिंग ऑप्शंस की वजह से कुछ और चीजें हो गई हैं या ये पूर्ण प्रमति जैसी चीजें हो गई हैं, यहाँ टीचर लग जाएंगे कुछ लोग। पर जब तक हम इसका तो मतलब ये है, मतलब अगर तुम्हारा सवाल ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सीखा जाए तो ये माध्यम है, पर टिल IKS becomes very mainstream and applied in modern world, modern lifestyle, इसको इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलेगा बेसिकली। पर है प्रिजर्व्ड है, पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स हैं, आता है उनको। एक समय तक लॉस था, मतलब एक समय तक ऐसा समय था कि लग रहा था कि बचेगा नहीं, पढ़ाने वाले बचेंगे नहीं। ऐसा नहीं लगता, लगता है पढ़ाएंगे लोग। अभी अभी ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट देखी है, जो चैट जीपीटी की जो फाउंडिंग कंपनी ओपन एआई जो है, तो उसके किसी टॉप 20 जो कमिटी या डायरेक्टर्स के ग्रुप है उसमें एक इंडियन है, उसने बड़ा अच्छा अष्टाध्यायी का पिक डाला और उसने ये कहा कि मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड वो शो कर रहे थे कि अगर ये पुस्तक या ये मैंने नहीं पढ़ा होता, राइट, तो मैं रोहन नहीं होता वहां जहाँ पे, या रोहन पांडे, आई थिंक कुछ समथिंग लाइक दैट, राइट? हाँ यस। हाँ हाँ। तो यहाँ पे अब मैं विषय ला रहा हूँ संस्कृत और अष्टाध्यायी पे, ये जो व्याकरण निरुक्त, मतलब ये कितना बृहद है, इसकी एक दुनिया क्या है। संस्कृत को लोग दूर से एक लैंग्वेज, दूर से एक ब्राह्मणों की भाषा, दूर से एक जहाँ पूजा पाठ पद्धति, वेदों की बात है, राइट, एक परसेप्शन है, राइट, बट उसकी एक जो अलग दुनिया है जो आपने देखा है, राइट, आपने सुना नहीं है, आप आपका वो प्रत्यक्ष है, वो अनुभव में भी आपके, वो क्या है, वो दुनिया, संस्कृत की दुनिया क्या है। भाई जी। साहब, ये डीप सवाल है। कहाँ से शुरू किया जाए, बड़ा कठिन काम है। तो एक पहली एक बात, लाइन मुझे आपकी याद आ रही है, आपने मुझे क्या कहा था गुजरात में, जो मुझे याद है इसलिए वो हमेशा रह गई मेरे पास, कि व्याकरण बाद में आया है, हाँ, भाषा पहले है, भाषा पहले है। तो भाषा यहां से ही पहले। आप प्रारंभ कर सकते हैं कि व्याकरण ने क्या किया, व्याकरण ने किया क्या। यार भाषा पहले, भाषा पहले है। बेसिकली क्या है कि एक तरीका इसको कहने का ये है कि संस्कृत ये डिस्कवर्ड लैंग्वेज है। मतलब ह्यूमंस में जो बोलने की फैकल्टी है, द एबिलिटी टू स्पीक आई, जिसको हम वाक शक्ति कहते हैं, बोलने की, जिसका डेइफाइड पर्सोनिफाइड रूप सरस्वती है, जो मॉडर्न भाषा में कहा जाए तो लैंग्वेज जीन है, जो करीब 70,000 साल पहले आया मॉडर्न साइंस के हिसाब से, ये होमो सैपियंस में बोलने की ताकत। इसमें नर्वस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस का ताल्लुक है अर्थोत्पत्ति से, कि तुमने एक शब्द सुना और एक अर्थ तुम्हारे नर्वस सिस्टम में जागृत हुआ। इस पे मॉडर्न रिसर्च एक कॉन्सेप्ट लगाती है जिसे वो मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, कि मेरे दिमाग में एक या बात आई और उस बात, जैसे ही मैंने कुछ देखा, एक पर्वत देखा, दिमाग में कुछ नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरॉन लाइट हुए, उस पर्वत के बारे में तुम्हें बताया, तुम्हारे नर्वस सिस्टम में वो सेम न्यूरॉन लाइट अप होते हैं बेसिकली, जो मेरे पर्वत देख के हुए थे। तो भाषा में ये ताकत है कि वो कोई भी ज्ञान वापस रिक्रिएट कर सकती है सिस्टम में। इसका परफेक्शन डिस्कवर हुआ जब संस्कृत आई और ये वेद में हुआ। तो हम तो ये मानते हैं, परंपरा में हम ये मानते हैं कि वेद पहले है, वेद साउंड है। तो ऋषियों ने इतनी भूत शुद्धि करी कि अपने शरीरों में योगा से, तंत्र से, जिन भी माध्यमों से जो साधना करते थे, और किस लिए करते थे, आनंद के लिए करते थे और कोई पर्पस नहीं था।
क्यों हम कहते हैं कि भाई शिव हैं जिन्होंने सबको सब कुछ बताया, शिव ने सप्त ऋषियों को सिखाया, सप्त ऋषियों ने बाकी सबको, यहाँ से वेद आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? शिव क्या है? शिव हमारे अंदर का कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, सबसे डीपेस्ट फॉर्म जो आत्मा है उसको हम शिव कहते हैं। तो एक ये जो अर्थोत्पत्ति की क्षमता है कि ऐसे चीजें आपके कॉन्शियसनेस में आ पाए जो आपको आनंद की तरफ ले जाएं, वो वेद के साउंड करते हैं। उनका एनालिसिस बाद में हुआ, वो एक साउंड को वाक्यों में तोड़ना, वाक्यों को शब्दों में तोड़ना, ये बाद में है। वो साउंड सुन के मेरे में एक पूरा सूक्त है, पुरुष सूक्त सुन के मुझे ह्यूमन बीइंग्स के ओवरऑल पुरुष मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने इस संसार में क्या किया है, इसकी एक ओवरऑल फीलिंग आती है पूरा सूक्त सुन के। अर्थ में तोड़ता मैं बाद में हूं। तो ये अर्थ में तोड़ने के जो शास्त्र हैं, ये वेद के वेदांग हैं, जो आप बेसिकली निरुक्त और व्याकरण 6 में से 2 वेदांगों से मैं वेद से अर्थोत्पत्ति करता हूं। वेद के अर्थ के स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में जो जो एटिमोलॉजी और रूल्स पैदा हुए, ये निरुक्त और व्याकरण है। ये इसके बाद लोगों को लगा कि यार इस वैदिक भाषा में इतना कुछ कहा जा सकता है कि जो एकेडमिक डिस्कोर्स है वो इसी भाषा में होने लगा। इसके अलावा प्राकृत भाषाएं हैं दुनिया में जो संस्कृत से नहीं निकली, इंडिया में भी है, तमिल है। तमिल में हर कॉन्सेप्ट के लिए, जिसके लिए एक संस्कृत शब्द है, उसके लिए एक नॉन संस्कृत शब्द है तमिल में, जिसका ओरिजिन पूरी तरह से आप देख सकते हो कि, लेकिन लोगों को ये समझ में आया कि शास्त्रिक डिस्कोर्स दुनिया को समझने बूझने के प्रोसेस में बाकी सारी भाषाओं में एक लिमिटेशन आ जाता है जो संस्कृत में नहीं है। तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत बनने तक व्याकरण के रूल इवॉल्व होते गए और बहुत सारे व्याकरण हैं। आखिरी में पाणिनि ने पुराने सारे व्याकरणों को कंपाइल करके एक स्टैंडर्डाइजेशन लिख दिया 2500 साल पहले, जो एक मिरेकल है बेसिकली। जो 3800 कुछ सूत्रों में एक नेचुरल लैंग्वेज का रूल सिस्टम लिख देता है, वो जो मोर और लेस जनरेटिव ग्रामर है, जिसमें जो जिसे आज हम अंग्रेजी भाषा में मतलब कंप्यूटर साइंस में बेकस नॉर फॉर्म ऑफ ग्रामर डेफिनेशन बोलते हैं, बीएनएफ ग्रामर, जिसमें आप ग्रामर लिखते हो और पार्सर जनरेट करते हो। उसमें 3 किस्म के रूल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रूल्स। ये 3 किस्म के रूल पाणिनि के ग्रामर में भी है। पाणिनि के ग्रामर में 6 किस्म के रूल है, जिसमें से 3 यही 3 किस्म के हैं, क्योंकि पाणिनि का ग्रामर सिर्फ सिंटैक्स नहीं बताता, सिमेंटिक्स भी बताते हैं। तो 3 सिमेंटिक डिफाइनिंग रूल्स भी हैं बेसिकली पाणिनि के ग्रामर में, और वैसा ही फॉर्मेट है। मतलब बीएनएफ ग्रामर में आप एक रूल नेम कोलन इक्वल टू एंड सब रूल नेम्स देते हो, तो आपको ऐसे ही मिलेंगे पाणिनि के संज्ञा सूत्र कि अर्थवत धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक ये डेफिनेशन है जो रूल का नाम है, वो क्या है? जो कुछ अर्थवत है और धातु और प्रत्यय नहीं है। तो देयर इज ऑलवेज आपको संज्ञा सूत्र मिलेंगे जो रूल डेफिनेशन सूत्रों के इक्विवेलेंट हैं। तो ये 3 किस्म के रूल्स हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस ग्रामर में सिंटैक्स डेफिनेशन के लिए यूज होते हैं। ये 3 + 3 और किस्म के रूल मिला के 3800 रूल लिख दिए पाणिनि ने, जिसमें संस्कृत भाषा के सारे वाक्य जनरेट करने की ताकत है बेसिकली। तो इसके बाद क्या हुआ? ये भाषा स्टैंडर्डाइज हो गई। इसके फायदे नुकसान दोनों हुए। इसका नुकसान ये हुआ कि इसमें एक किस्म का फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हुआ। मैं रिसेंटली संजीव सान्याल जी से मिला था। उन्होंने, वो पहले आदमी मुझे मिले जिन्होंने बोला कि यार भाई मेरे को ये तकलीफ है, और मैंने इसके बारे में सोचा और मैं आई रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि इसका नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ इसका कि फॉर सेंचुरीज people could read very old documents. I can today read Navya and all these books because Panini has standardized the rules. So I can understand books written 2500 years back, 300 years back, 1000 years back. तत्व चिंतामणि मतलब न्याय सूत्र 2500 साल पुराने हैं, तत्व चिंतामणि 1000 साल पुराना और व्युत्पत्तिवाद 200 साल पुराना, लेकिन एग्जैक्टली कंपैटिबल लैंग्वेज में पढ़े जा सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि संस्कृत की भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया पाणिनि ने। ठीक है, जो और कहीं हुआ नहीं। अगर तुम देखो कि लैटिन दुनिया में ये नहीं हुआ, लैटिन का स्टैंडर्डाइजेशन 14वीं सेंचुरी के करीब हुआ। बट अगर तुम देखो कि अगर हमारे पास होते किताबें प्लेटो के टाइम की ग्रीक भाषा या लैटिन डॉक्यूमेंट्स ऑफ 3rd सेंचुरी, हम आज नहीं समझ पाते। समझ रहे हो? इनफैक्ट आई थिंक द ओनली अदर अनफॉर्चुनेट
language for to which this happened was Arabic, because there was no Arabic grammar before Quran. There was no Arabic language before Quran. So they did the same thing to Arabic, more or less the same thing. In fact, inspired by some Sanskrit people. They wrote, they have a similar thing for Nirukta. They don't have a grammar, that this evolved grammar that we have, but they have a similar thing for Nirukta, for Quran. So these are the only two languages, by the way, जिसमें सेंचुरीज तक स्टैंडर्डाइजेशन है. अदरवाइज लैंग्वेज बदलती रहती है. आज शेक्सपियर को पढ़ना मुश्किल है, 400 साल पुराना शेक्सपियर है, लेकिन मैं रामायण पढ़ सकता हूँ, वाल्मीकि पूरी तरह समझ में आती है. एवरी लाइन इज कंप्लीटली इंटरप्रेटेबल, क्योंकि पाणिनि के रूल है हाउ टू इंटरप्रेट. तो ये भाषा पहले है और ये बाद में है. तो ये पाणिनि के रूल्स और निरुक्त एटिमोलॉजी है. डिक्शनरीज है बेसिकली. डिक्शनरी नहीं कहना चाहिए उसे, अगर कोई मॉडर्न वर्ड देना तो थिजाउरस है एक किस्म के, ग्रुपिंग्स ऑफ सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं बेसिकली, जो सारे वर्ड्स हैं. और उस पे तो ये जो तुम पूछ रहे थे कि ये इट प्ले बिकॉज ऑफ पाणिनि, संस्कृत plays the role of what mathematics plays in modern science, because it's standardized. The meaning is, and especially what Navya Nyaya did, because Navya Nyaya is a logic in which the primitive is meanings of words. They got a subset of this grammar which they call paribhasha, which is basically Parishkrit bhasha, refined language, which is a refined standardized subset in which poetry can't be written, but logically unambiguous statements can be made, जो गंगेशोपाध्याय ने इन्वेंट करी, जिसको नव्य न्याय परिभाषा बोलते हैं, जो संस्कृत ग्रामर का एक सबसेट है बेसिकली, रिफाइंड सबसेट. तो ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि पाणिनि है. हम कहते हैं कणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकः. जैसे वो कहते हैं कि देयर वाज न्यूटन एंड देन देयर वाज लाइट, वैसे हमारे यहाँ दो लोग थे भाई, कणाद और पाणिनि. कणाद ने 7 पदार्थ, मतलब उसने 6 पदार्थ बताए जो बाद में 7 हो गए, और पाणिनि ने ग्रामर लिखा. ये दोनों समकालीन थे, कणाद और पाणिनि. मैं कहता हूं कि देखो, ज्ञान तो वेद से आता है जो शिव ने सप्त ऋषियों को दिया, उसके आधार पे बाकी सब है. शास्त्र उसके आधार पे है, मध्य में वेद है. और मैं ऐसे बोलता हूं कि एक सर्कल मानो जिसमें वेद है, सर्कल के अराउंड एक कंसेंट्रिक सर्कल मानो जिसमें कंसेंट्रिक सर्कल को 90 डिग्री के 4 टुकड़ों में तोड़ो. एक में वेदांग है, एक में दर्शन है, एक में पुराण इतिहास है, और चौथे में बाकी शास्त्र हैं. तो वेदांग 6 हैं, जिसमें एक व्याकरण है. व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, और क्या बचा, छंद. हाँ, तो छंद जो है वो पोएटिक मीटर का शास्त्र है. शिक्षा जो है वो प्रोनाउंसिएशन का शास्त्र है. निरुक्त ये एटिमोलॉजी का शास्त्र है. व्याकरण ये ग्रामर है. ज्योतिष ये समय गणना का शास्त्र है. और कल्प ये रिचुअल का शास्त्र है कि कोई कर्मकांड कैसे करना है. ये वेद के सपोर्टिंग शास्त्र हैं बेसिकली, जो वेद के साउंड से जिस किस्म की अवस्थाएं ह्यूमन कॉन्शियसनेस में उत्पन्न होती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक लाइफस्टाइल बनाई सप्तऋषियों ने. उस लाइफस्टाइल में उपयोगी शास्त्र ये 6 हैं. ज्योतिष क्यों चाहिए? क्योंकि किस समय कौन सा कर्मकांड करना है जिससे आनंद रहेगा भाई. बेसिक एम आनंद है. शिव का दूसरा नाम आनंद है बेसिकली, ठीक है. तो ये आनंदित रहने का मेथड है जो साउंड में आया, साउंड से आता है. ये 6 वेदांग हैं. बाकी दूसरा 6 है दर्शन. दर्शन दुनिया को समझने के तरीके हैं, वर्ल्ड व्यूज हैं. वो 6 क्यों हैं? ये इसका एक ही, बेसिकली लोगों ने वेद के वाक्यों को के अर्थ की एक्सट्रीम मीमांसा करके दुनिया को समझने में लगाए, तो उससे वो 6 इंटरप्रिटेशन निकले और वो सैचुरेट हो गए. लोगों ने सारी बहस कर ली, तो ये वो जितने भी दुनिया के व्यूज निकले वेद के आधार पे, उनको आप 6 की कैटेगरी में डिवाइड करते हो. उनमें कुछ कुछ ओवरलैप भी है, कुछ कुछ डिविजन्स भी है. और जिन्होंने बोला कि हम वेद नहीं मानते, तो वेद के बाहर वाले भी 3 दर्शन हैं, 3 कैटेगरीज हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक बेसिकली, जो भारत में निकले. और ये जो 6 हैं, इनको हम एक 3x2 मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसमें से हम बोल सकते हैं कि 3 ईश्वरवादी हैं, 3 निरीश्वरवादी हैं. ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते. ईश्वर शब्द का अर्थ है ऐसी परमात्मा. आत्मा का अर्थ है जो जान सकता है. परमात्मा का अर्थ है जो सर्वज्ञ है, जो सब जानता है और कालातीत है, जिसका ज्ञान है. लेकिन वो परमात्मा जिसमें कर्तृत्व है, जो इस संसार में इंटरफियर करके कुछ काम कर सकता है.
जिसको जिसको प्रार्थना करने का उपयोग हो सकता है क्योंकि वो दुनिया में इंटरफेरेंस करता है, उसको ईश्वर कहते हैं। उसमें कर्तृत्व है, परमात्मा में कर्तृत्व नहीं है। परमात्मा शब्द का अर्थ है जिसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, मतलब हो भी सकता है परमात्मा में कर्तृत्व, वो शब्द से पता नहीं लगता। वो ईश्वर शब्द मतलब वो परमात्मा जिसमें कर्तृत्व है। शब्दों में भेद है, अर्थों में। तीन दर्शन ईश्वर मानते हैं, तीन नहीं मानते। तो और इन तीन और एक और 2x3 जो दूसरा डिवीजन है उसको मैं रफली बोलता हूं आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक है। फिजिकल लेयर, डिवाइन लेयर एंड स्पिरिचुअल लेयर। बेसिकली फिजिकल लेवल का निरीश्वरवादी दर्शन वैशेषिक है, ईश्वरवादी दर्शन न्याय है। डिवाइन लेयर का निरीश्वरवादी दर्शन सांख्य है और ईश्वरवादी दर्शन योग है। और स्पिरिचुअल लेवल का निरीश्वरवादी दर्शन मीमांसा है और ईश्वरवादी दर्शन वेदांत है। तो ये षड दर्शन का मेरा रफली समझाने का तरीका है बेसिकली। और समय के साथ इसमें से सबसे कम पढ़ा गया वैशेषिक। वैशेषिक मर्ज हो गया नव्य न्याय में। नव्य न्याय और वैशेषिक का मर्जर है बेसिकली। सांख्य सबसे पुराना है, कपिल मुनि सबसे पुराने हैं। कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र, लेकिन सांख्य सूत्र मिलते नहीं है। वो इतना पुराना है कि सांख्य के सूत्र ही नहीं मिलते। तो सांख्य कारिका है जिससे लोग सांख्य पढ़ते हैं। और लोग कहते हैं कि गीता का अंडरलाइंग जो दर्शन है वो रफली सांख्य है। वैसे गीता में बहुत कुछ है, गीता में वेदांत परक इंटरप्रिटेशन लिखा है शंकराचार्य ने गीता का, बट आप कह सकते हो कि गीता की जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सांख्य से इंस्पिरेशन है, क्योंकि गीता बहुत पुरानी है, सांख्य बहुत पुराना है। इनफैक्ट गीता के अंदर दो ही दर्शनों का नाम है, योग और सांख्य। जब 3rd चैप्टर में शुरुआत करते हैं कृष्ण तो बोलते हैं कि क्या लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बेसिकली दो किस्म की निष्ठा, यार मेरे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लेकिन जितना याद है बता रहा हूँ कि सही बोला मैं कैसे श्लोक कि दो ही किस्म की निष्ठा है लोगों की, ज्ञान में या कर्म में। तो जो ज्ञान में इनकी निष्ठा है वो सांख्यवादी है, ऐसा गीता कह देती है। उनके समय पे वही एक ज्ञान का दर्शन था बेसिकली। सांख्य इतना पुराना है। तो ये दोनों योग में क्या हुआ, योग के सूत्र लिखे पतंजलि ने, पर योग बहुत डेवलप हुआ और योग प्रैक्टिस फॉर्म में ज्यादा डेवलप हुआ दर्शन से। और और मीमांसा बौद्धों के आने के पहले तक, बौद्ध डोमिनेंस ऑफ दर्शन होने तक मीमांसा का बहुत बाजा गाजा था। मीमांसा बेसिकली सबसे ज्यादा रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है वेद का। वेदांत मीमांसा के हिसाब से सब कुछ यज्ञ है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो यज्ञ है बेसिकली ये जो पृथ्वी पे हो रहा है वो पुरुष सूक्त वाला जो यज्ञ है ना, कि पुरुष ने अपनी इंडिविजुअलिज्म की हवि दे के उसकी आंखों से सूर्य निकला, उसके मन से चंद्र, तो वो सब कुछ यज्ञ मानते हैं। उनका बहुत ही रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग है मीमांसा का। पर बौद्धों ने और कलयुग में मीमांसा रिचुअल का इफेक्टिवनेस कम हो गया था, तो मीमांसा के लोग आर्गुमेंट हार जाते थे बौद्धों से। मीमांसा का एक रिवाइवल हुआ नव्य न्याय, जो वेदांत के आने के मतलब आदिशंकर के आने के बाद हुआ। आदिशंकर ने बौद्धों को आर्गुमेंट्स में हराया, और सिर्फ आर्गुमेंट्स में नहीं हराया, प्रैक्टिसेस में भी हराया। और जैसे जैसे हिंदुस्तान के ब्राह्मण बौद्धों से ज्यादा वेदांतिन होने लगे, वैसे वैसे मीमांसा का एक रिवाइवल हुआ। आदिशंकर ने वेरी रिजिड वैदिक लाइफ के जो प्रैक्टिसेस थे उसको सिंप्लीफाई किया। आज हम जो घर में पूजा करते हैं स्मार्त हिंदू धर्म के हिसाब से, जिसको हम स्मृति के बेस्ड पे धर्म कहते हैं, वो बेसिकली आदिशंकर का सिंप्लीफिकेशन है। कि हम यज्ञ नहीं करते आज की डेट में, रोज वैदिक लाइफ में रोज यज्ञ करते थे लोग, पर हमने एक सिंबल रख लिया है दिया जो हम जलाते हैं, राइट। और भाई मीमांसा की सबसे फेमस किताब तंत्र वार्तिक है। मीमांसा और तंत्र में एक तंत्र शब्द का इस्तेमाल मीमांसा के लिए भी करते हैं लोग, मीमांसा की प्रैक्टिसेस के लिए भी, जो कि जिसको हम देवी के रिलेटेड तंत्र कहते हैं, शैव तंत्र और आगम, उससे अलग तंत्र है वो। लेकिन दोनों तंत्र क्यों है, क्योंकि दोनों मेथड्स हैं। सो आदिशंकर ने ये आगम वाला तंत्र उठाया, थोड़ा सा वो उठाया और एक सिंपल प्रैक्टिसेस डिफाइन की, जिसमें से ये पंचोपचार पूजा है बेसिकली,
कि 5 इंद्रियों के लिए 5 चीजें करते हैं हम, पुष्प, दीप, नैवेद्य, ये सब जो हम 5 बेसिक चीजें करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस है ये। इसके बाद एक नव्य मीमांसा नाम का मीमांसा का रिवाइवल है, जिसमें न्याय का भी हाथ है। नव्य न्याय की भाषा का इस्तेमाल करके नव्य मीमांसा में रीइंटरप्रिटेशन किया गया। प्रभाकर की मीमांसा है बात की बेसिकली। तो ये 6 दर्शनों का बेसिक वो है। और हम इसमें हमने छोड़ दिया वेदांत, जो सबसे महान दर्शन है, जो इवेंचुअली आदिशंकर जिसके रिक्रिएट कर, मतलब है व्यास के काल से, लेकिन रिक्रिएट करने में मेजर रोल है। और उनके बाद कई किस्म के वेदांत निकले। अद्वैत परक वेदांत का इंटरप्रिटेशन है, द्वैत परक वेदांत का इंटरप्रिटेशन है, द्वैताद्वैत है, शब्दाद्वैत है, जो वैयाकरणों का वेदांत है। 25 किस्म के वेदांत हैं, ठीक है। जो सबसे और मोस्टली आप इंडियन आदमी को सड़क पे पूछोगे कि उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, तो वो रफली वेदांत है कि एक अंडरलाइन परमात्मा है सबके। मैं किसी एक देवता को मानता हूँ जिससे कुछ मेरा रिचुअल बेनिफिट हो जाता है, मेरे शरीर को, मेरे परिवार को हो जाता है, लेकिन अगर पूछोगे कि तुम क्या सत्य मानते हो, तो एक अंडरलाइन परमात्मा एक है। ये जो नव्य न्याय नहीं मानता। नव्य न्याय कहता है कि परमाणु सत्य है, ये लकड़ी है सत्य है, पृथ्वी परमाणु है, ये माया नहीं है। वेदांत कहता है जगन मिथ्या, जो आत्मा है वही सत्य है, उसमें जो उस आत्मा को ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या है। ठीक है, ये और इसके कई वेरिएशंस हैं। द्वैत परक वेरिएशन ये है कि 2 किस्म की आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग। सब वेदों में अपने आधार ढूंढते हैं। एवरी दार्शनिक विल कोट सम पार्ट ऑफ वेदा टू से कि जो मैं कह रहा हूँ वो वेद में लिखा है। वेदांत के रिवाइवल के बाद कश्मीर में कश्मीर शैव दर्शन पैदा हुआ, और कश्मीर शैव दर्शन ने षड दर्शनों के सारे कॉन्सेप्ट्स एक धागे में पिरो दिए। ये जो मैं कह रहा हूं कि भौतिक लेवल, दैविक लेवल और आध्यात्मिक लेवल है, ये इंटरकनेक्टेड है। और ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, इसकी एक बहुत ही पोएटिक थियरी दे दी कश्मीर शैव दर्शन में 36 तत्वों के फॉर्म में। तो और कश्मीर, ये एक यूनिफिकेशन है बेसिकली छठ दर्शनों का, और उसकी चर्चा करनी है तो समय लगेगा। बट इतना ही है कि ये समझना जरूरी है कि कश्मीर शैव दर्शन ये वैसे तो अद्वैत परक इंटरप्रिटेशन है, प्राइमरीली एकत्व की बात करते हैं वो, और शिवाद्वैत कह सकते हैं आप उसके कुछ पार्ट को। और उसका गहरा ताल्लुक तमिलनाडु के शैव सिद्धांत वाले लोगों से भी है। तो शैव दर्शन पहले से एग्जिस्ट करता है, कश्मीर शैवों के अलावा भी शैव दर्शन है, जो बेसिकली ये जो शिव का फॉर्म है और शिव की पूजा के मेथड है, उसमें एक अंडरलाइन यूनिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग है। मैंने बीच में तंत्र की बात करी, जो वेद से अलग जिनके प्रैक्टिसेस हैं कुछ कुछ, शिव सबको कवर करते हैं। ऐसा कहते हैं कि शिव ने सप्त ऋषियों को वेद बताया और देवी को तंत्र, ठीक है बेसिकली। तो शैव दर्शन एक यूनिफाइंग दर्शन है जो अलग अलग लोगों को, और मैं इवेंचुअली पहुंचा यहाँ पे मैं मेरे इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जिसकी ज्यादा होती है, वो इवेंचुअली कश्मीर शैव दर्शन ढूंढ लेता है, वो वहां पहुंच जाके शांत हो जाता है, मन की यार मेरे को जवाब मिल गया। तो काफी चर्चा करेंगे बाद में, लंबा टाइम लगेगा शैव दर्शन में घुसना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हाँ आपका जी, समय निकालने के लिए। चलो जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओके।